वो ढूंढते हैं कि किसको अटैक करें, कंसंट्रेट किसको करें। मैंने पहले भी टीवी पे कहा कि मुझे फ़ख्र होता है जब मैं उनकी टॉप टियर लीडरशिप की शक्लें देख रहा होता हूँ, वो सब मुझे अटैक करते हैं। मैंने कोरोना के दिनों में भी देखा जब उनने सारा ताफ्तान का मेरे पे डालने की कोशिश की, ना मेरा लेना देना, ना मुझे इस बॉर्डर के साथ कई एजेंसीज़, कई डिपार्टमेंट्स, कई आर्म फोर्सेस के होते हैं, लेकिन उनने मुझे चुना कि जी ताफ्तान के मैंने मेरी एक कॉल से 7 आर्मी के कोई डिपार्टमेंट्स होते हैं, बॉर्डर कंट्रोल होती हैं, वो सारे खुल गए थे अचानक। तो मुझे तो खुशी होती है कि जब ये सब मिलके मुझे अटैक करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है मैं कुछ सही कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपकी बात ये इज़राइल की विज़िट की, अगर कोई भी अक्लमंद इंसान ज़रा देख के गूगल पे देख लें कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले जब मैं इंग्लैंड भी रहता था कि मैंने कितने आर्टिकल्स पैलेस्टाइन के लिए लिखे हैं, कितनी चीज़ें मैंने पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट की। वहाँ तो एक पूरी मूवमेंट होती है, मिलियन मैन मार्च जो पैलेस्टाइन का होता था, सबसे आगे हमारे थे, हम स्पॉन्सर भी बल्कि करते थे। और जहाँ तक बात है कि विज़िट करने की, और ट्वीट्स भी आप देखें, जहाँ तक बात है इज़राइल की विज़िट की, ना मैं कभी ज़िंदगी में पहले गया हूँ इज़राइल, ना मुझे अभी कोई शौक़ है जाने का, ना मैं इस चीज़ में हूँ। ये एक कंस्पिरेसी है। और आज सुबह अपने वकील, जो मेरे इंग्लैंड में वकील है, वो जो मिडिल ईस्टर्न कोई अखबार है उन्हें जिसने आज छाप किया है, मैं आज लोगों को आपको वाज़े तौर पे कर दूं कि आज आपके 10 बजे तो इंग्लैंड के 5 बजे होंगे, उनको एक लीगल नोटिस मेरे लंदन के लॉयर से, वकीलों से मिल चुका होगा, और उनको हम बाकायदा कोर्ट में लेके जाएंगे कि ये इन्हें झूठ बोला है, और ये एक बहुत बेहुदा किस्म का झूठ बोला है कि एक फजूल की कंट्रोवर्सी बना के और उसमें मेरा नाम डालना। तो हम उनको इंग्लैंड के कोर्ट्स में, क्योंकि वो इंग्लैंड की एक हमने आज निकाला है कि इंग्लैंड की कंपनी है, बल्कि मैं आपको एग्जैक्ट पता भी दे सकता हूँ, मेरे वकील ने सुबह भेजा है, तो उसका लीगल नोटिस तैयार हो रहा है और उनको हम भेजेंगे कि वाज़े तौर पे सबको पता चले कि हमने सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी लिया इस झूठ। और मैं ये भी बता दूँ कि चलो मेरा तो आप लोगों को शौक़ है मेरा नाम डालने का, इन चीज़ों में डाल दें, लेकिन हमारी हुकूमत में से कोई भी कभी इज़राइल नहीं गया। और ये जो 20 नवंबर जो इन्हें डेट भी चुनी है, जिस अक्लमंद ने एटलीस्ट वो डेट तो चुनते जब मैं मुल्क में था ही नहीं। 20 नवंबर को मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का परवाज़ का, जो एक ही पाकिस्तान का परवाज़ का जो इनिशिएटिव है, लाहौर में, कराची में लाइव ऑन टीवी कर रहा था। तो मतलब झूठ बोलना भी है, ये वो मरियम नवाज ऐसे झूठ पकड़े जाते हैं दो दिन बाद। एनीवेज, और कोई सवाल? दोनों इदारों का जो आप ये बातें आपकी सामने नजर भी आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है 18 अमेंडमेंट के बाद इन दोनों इदारों की? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर एक छोटा सा इसमें और एक दो चीजें हैं। एक दोनों इदारों के इस वक्त आपके पास टोटल जो आपके पास बजट है, जो आपके पास इस वक्त फंड पड़े, वो कितने? दूसरा जो यूएई का मामला है, वो भी आपसे कंसर्न है। यूएई की तरफ से बयान भी आ गए कुछ दिन पहले कि कोरोना की वजह से आर्थिक तौर पर पाबंदी हो गई, लेकिन इसमें इंडिया जहाँ पे ज्यादा कोरोना का शिकार है उनके लिए वीज़ों की कोई पाबंदी नहीं है लेबर के लिए, लेकिन हमारे लिए लगाई गई है। और अभी जो वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकातें हुई है, उसमें किस किस्म का मैसेज मिला यूएई की लीडरशिप की तरफ से इस हवाले से? देखें, पहली बात तो ये, जहाँ तक CCI की बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारी दरख्वास्त ये सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च हो चुकी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि वो एक बेंच पे ठा के इस पर डिबेट करेंगे कि क्या करना है, और वो डिसीजन के लिए हम सब वेट कर रहे हैं, हम सब उस पर हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि CCI की डिसीजन आए, CCI की डिसीजन आ चुकी है और हमने कोर्ट को हम दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द एक चीज़, तो 18th अमेंडमेंट में ये जब एक कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट बनी थी, ये इनकी हुकूमत ने उससे निकाल के उसको 18th अमेंडमेंट में नहीं आता। अगर हमें जिद होती या हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते तो हम कहते कि हम WWF और दोनों EUBI रखते हैं। लेकिन मैं भी बिलीव करता हूं कि आगे जाते हुए पाकिस्तान की बेहतरी ये है कि WWF डिवॉल्व हो, लेकिन तब हो कि कलेक्शन का आपका एक मैकेनिज्म हो। FBR की क्या स्टेटस होगी, प्रूफ प्रोविंसेस की क्या होगी, इसके असासे, इसके बैंक अकाउंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो ट्रांस प्रोविंशनल कंपनीज हैं, स्टैंड अलोन कंपनीज पे तो आप आसानी से कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांस प्रोविंशनल हो वो कैसे करेंगे, कोई पता है मुझे। और मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते,
मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास प्लान है तो शेयर करें हमारे साथ। हमने 8-9 मीटिंग्स इस पे हम कर चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि कोई मैकेनिज्म बना के हमारे सामने पेश करें जो सारे सूबों के लिए काम आए, एक सूबे के लिए सिर्फ नहीं, सारे सूबों के लिए काम आए। तो इस पे यूएई का देखें, यूएई का सिर्फ ये है कि जो भी वीज़े पे जो स्लो डाउन हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्द इंशाल्लाह अभी ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा वजूहात हैं और मेन जो उसका वजूहात ये भी है कि हमारे लोग भी इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे थे कि हम लोगों के पास जो बेचारे वर्कर्स थे उनको दिरहम हम दे के विजिट वीज़ा पे भेज रहे थे और वो वहाँ जाके ना काम होता था ना कुछ होता था, फिर रोड पे सोते थे, उनके राउंड अबाउट्स पे सोते थे, पार्क्स में सोते थे। तो कोरोना के दिनों में वो बहुत बड़ा मसला हो गया था। एक वक्त मुझे याद है कि 3-3 फ्लाइटें कई लोग उससे वापस डिपोर्ट हुए थे क्योंकि वो वहाँ गए थे विजिट वीज़ा पे लेकिन थे लेबर। तो हमें इस चीज़ का एक मैकेनिज्म हम यूएई के साथ बना रहे हैं कि हम कैसे इसको सही तरीके से डिफाइन कर सकें कि ये आप विजिट वीज़ा वाला विजिट वीज़े पे एक टूरिस्ट ही आ रहा है, लेबर नहीं जा रहा, लेबर वीज़े पे जाए। तो यही एक मैकेनिज्म है। और कोविड के ज़माने में जब एयरपोर्ट पे आपको ऐसा रश हो जाए, क्योंकि फ़ौरन तो फ्लाइट आपको नहीं मिलती 1 घंटे बाद, कभी 1 रात रहना पड़ता है, कभी 2 रात रहना पड़ता है और हर मुल्क कोरोना की वजह से डरा हुआ है। तो इसलिए वो भी डरे हुए थे कि अगर ये हो गया तो हमारे तो 2-3 हज़ार लोग आपके हमारे एयरपोर्ट पे खड़े हुए होंगे क्योंकि गैर कानूनी तरीके से ये आ रहे हैं, इन द सेंस कि विजिट वीज़ा लेके आके लेबर काम करना चाह रहे हैं।